संस्कृत पे बात कर रहे थे। ये काफ़ी प्राचीन भाषा, मतलब जितनी भी भाषाओं, बांग्ला हो, हिंदी हो, इन सबों का थोड़ा थोड़ा अंश आपको संस्कृत में मिलेगा, क्योंकि हमारी ये प्राचीन भाषा है और सांस्कृतिक तौर पे भी हमारे धरोहर की तरह हमसे जुड़ी हुई है। चूँकि संस्कृत का अर्थ ही होता है, संस्कृत भाषा का परिमार्जित या परिलक्षित भाषा। सुनते हैं, कहने का मतलब कि जो शुद्धता प्रदान आपको करती है। और हाल में आप लोगों को पता भी होगा कि हिंदी ने भी संस्कृत से कॉपी करते हुए एक और वर्ण बढ़ा दिया अपने यहाँ। 4-5 दिन पहले रात को ऐसे ही सोने जा रहे थे तो देखे कि राष्ट्रीय हिंदी परिषद ने, अनुसंधान परिषद ने क्या किया, एक वर्ण भी बढ़ा दिया है। तो इधर उधर की बात नहीं करते हुए डायरेक्ट आते हैं संस्कृत पे। सम जोड़ सुट जोड़ क्री जोड़ अक्त। देखिए, जैसे हमको देख रहे हैं इसी तरह इस चारों वर्ड को देखिए। ये देखने में ऐसा लगता है ना, ये पूरा संस्कृत इसी से बना हुआ है। जैसे ये मेरा सर हुआ, यहाँ से यहाँ तक गला है, गला के नीचे वाला भाग पेट, उससे पैर, पैर से नीचे। कोई भी शब्द के शुरुआत में जो लगा रहता है, जो शब्दांश लगा रहेगा, उसको आप क्या कहिएगा? उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसको हम क्या करते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब समझिए कि आप जो उन शब्द सुने हैं, उन शब्द सुने हैं ना, इसका मतलब होता है एक कम। देखिए, अब एक शब्द है 30, यानी दहाई के 3 गुणज को वो प्रदर्शित करता है, 30 है ना। और उसके पहले अगर उन लगा देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? क्या हो जाएगा? बदलेगा कि नहीं बदल जाएगा? अब देखिए, ये शब्द आ करके, ये शब्दांश आकर के क्या किया? उसके अर्थ को बदल दिया। तो वह क्या हो जाएगा? आपको उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो किसी के प्रारंभ में लगता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। अच्छा, जो बाद में लगता है वह क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। देखिए, अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे प्रीफिक्स सफिक्स, पढ़े होंगे ना। उसी तरह जो लास्ट में लगता है वह क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। जो प्रारंभ में लगता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है ना। अच्छा, दोनों एक ही काम करता है, उसके अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। जैसे मान के चलिए अभी ऊने लगा रहेगा, पीछे में 30 नहीं है, 30 लगेगा तो ऊन है तो होगा, मतलब होगा एक कम, और उसमें लग गया 30 लग गया तो क्या हो जाएगा? 30 में एक कम, है ना। तो संस्कृत का जो शुरुआत होता है सम, और सम क्या है? उपसर्ग है, और अक्त क्या है? प्रत्यय। सुट का आगम हुआ है, और क्री क्या है? धातु। देखिए, हम बड़ा देहाती टाइप के आदमी हैं, ठीक है ना। और देहाती टाइप का आदमी क्या करता है? अपने हिसाब से चलता है। ये क्री धातु है। क्या है? क्री धातु है। जब अपना लोग धातु रूप पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे क्री क्या है? आपको धातु है। क्या है? धातु। धातु से ही क्रिया बनता है, और क्रिया क्या? जो किसी विशेष काम को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। करना या होना जहाँ पे होगा। और उससे भी ज़्यादा नहीं समझते तो मेरे स्टाइल में समझिए। हिंदी का नाना, हिंदी का नाना, अंग्रेजी का बनाना। क्या? हिंदी का नाना, अंग्रेजी का बनाना। इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाद बाकी जिसके जिसके अंत में ना लगा हुआ है सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। खाना, सोना, दौड़ना, उठना, जगना, भागना, खेलना, पढ़ना, मार करना, मार खाना। देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? तो संस्कृत शब्द जो क्या है वह क्या है? किस किस से बना है? सम, सुट, क्री और अक्त। इसमें सम क्या है? तो उपसर्ग है। सुट का आगम हुआ है। क्री क्या है? धातु है। और अक्त क्या है? प्रत्यय। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पे आता है व्याकरण। व्याकरण का परिभाषा सटीक कौन बता सकते हैं जिसको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छे तरीके से पता हो? इनमें से कोई ऐसे बच्चे जिसके अध्ययन से हम शुद्ध लिखना और पढ़ना सीख पाते हैं ना।
अब उससे भी थोड़ा पीछे चलेंगे तो एक चीज़ और होता है, लिपि। क्या होता है? लिपि। ये लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने के ढंग को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारा हिंदी है तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की क्या है? फारसी। उर्दू की क्या है? अंग्रेजी की क्या है? रोमन। तो जो भाषा का लिखने का जो ढंग होता है, ये सब नॉर्मली शुरुआत में कुछ ऐसी बात है जो बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, उसको समझ। तो ये क्या हो गया? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और संस्कृत की लिपि कौन सी? देवनागरी। हिंदी की कौन सी? अच्छा, अंग्रेजी की कौन सी? उर्दू की कौन सी? फारसी। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों को मालूम नहीं होता उर्दू की लिपि कौन सी, आप लोग को मालूम है, अच्छी बात। लिपि। तो भाषाओं को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में स्क्रिप्ट बोलता है ना, बहुत अंग्रेजी मीडियम वाला होंगे यहाँ पे। अब व्याकरण है, एक चीज क्या है? व्याकरण। कौन चीज है? क्री जोड़ लेप। अब अच्छा ये बताइए, इसमें वी क्या है? उपसर्ग। बहुत सुंदर। क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। अच्छा, लेप क्या है? बहुत सुंदर। अक्री क्या है? धातु। अंग का क्या हुआ है? आगम हो गया। क्या हो गया? आगम हो गया। क्या हो गया? आगम हो गया। ठीक है, इतना समझ गए सब? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए लिखिए वर्ण। अब आइए वर्ण पे हम लोग आते हैं। तो वर्ण क्या होता है? शब्द का वह खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं, जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं। नहीं। अब कहिएगा सर ये कैसे संभव है? शब्द का वह खंड या टुकड़ा जिसका पुनः खंड या टुकड़ा क्या होगा? संभव नहीं। अब देखिए ये क है, ठीक है? क एक अक्षर है। क्या है? अक्षर है, ठीक है? क एक अक्षर है। क को हम ऐसे लिख सकते हैं, क हलंत जोड़ अ। क्या कर सकते हैं? क हलंत जोड़ अ। अब बताइए, ये सोचिए, ये क हलंत अब क्या है? वर्ण है, क्योंकि क हलंत का फिर क्या होगा? टुकड़ा नहीं हो सकता। कोई अगर आके जबरदस्ती कह देगा कि हाँ हम तोड़ देंगे, बहुत बलिष्ठ आदमी है, बोलेगा नहीं ये नहीं चलता है। जब टुकड़ा हो गया तो टुकड़ा हो सकने की स्थिति में वो क्या है? अक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। लेकिन जब टुकड़ा नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो शब्द का वह खंड या टुकड़ा जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है। अब देखिए कहिएगा सर क का तो टुकड़ा हुआ, क का टुकड़ा हुआ, हम क को वर्ण कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं? वर्ण। कहलंत को किसको कह रहे हैं? कहलंत को। किसको वर्ण कह रहे हैं? कहलंत को कह रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अ कहिएगा सर ये तो वर्ण है, कहेंगे हम लोग पढ़े आए हैं, पढ़ते आए हैं कि ये स्वर में आता है, ये तो वर्ण है। हाँ है, क्योंकि अ को तोड़ के देखो तो इसमें हलंत लगेगा? कहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कोई आगे कहेगा तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा वो क्या होगा? क्या होगा? और जिसका खंड या टुकड़ा हो गया अक्षर। समझ रहे ना? ये सामान्य छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत काम आती हैं। अच्छा, अब देखिए यही वर्ण क्या करेगा? अपना क्रमबद्ध एक समूह या समुदाय बनाएगा। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। क्रमबद्ध समूह को हम लोग कहते हैं वो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं?
वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा भी आपका हो गया। अब भाई हमारे यहाँ जो संस्कृत का वर्णमाला है, हिंदी में 52 को अक्षर, 52 वर्ण, और संस्कृत में कितना 50। कितना? देखिए जो वर्ण वर्ण ऐसे समझिए, किसी घर में 3 भाई होता है ना, किसी घर में 2 भाई होता है, कोई अकेला होता है, ठीक है। अकेला वाला पूरा संपत्ति का मालिक होता है। 2 वाला में क्या होता है, पिताजी कहेंगे दोनों को बांटेंगे सेम सेम। उसमें क्या होता है, कई बार आरोप भी लगता है गार्जियन पे कि आपने इधर थोड़ा ज़्यादा बांट दिया और इधर थोड़ा सा कम बांट दिया। तो वर्ण जो था 2 भाई था। कितना भाई? 2 भाई। कितना भाई? 2 भाई। और इसके हिस्से में आया 50 एकड़ जमीन मान लीजिए, या 50 वर्ण आया। वर्णमाला में कितना आ गया? 50। तो वर्णमाला जो था ये 2 भाई था। कितना था? 2 भाई। वर्ण कितना? 2 भाई। एक स्वर, एक कौन था? स्वर, एक व्यंजन। एक क्या था? व्यंजन था। कौन था? एक स्वर था, एक कौन था? व्यंजन था। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम भाइयों में लड़ाई होता है ना, बड़कवा छोटकवा को कहेगा हम तुमको नहीं टोकेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, और छोटकवा बड़कवा कहता है तुमको नहीं टोकेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते हैं बात तुमसे, कर लो किसी तरह से। कैसे करता है? यही हुआ इस दोनों में। स्वर कहा कि हम तुम्हारा सहायता जिंदगी में नहीं लेंगे, खुद से कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहा? खुद से ही बोलेंगे। जो हमको बोलेगा ना, क्रिया देते हैं सबको, जो बोलेगा मेरा अकेला उच्चारण करेगा। ये व्यंजन का सहायता नहीं लेगा। व्यंजन थोड़ा समझदार था। स्वर क्या बोला? हम केवल खुद से उच्चारित होंगे, मेरे लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। कहता है ना, गाँव घर में लड़ाई होता तो पिताजी भी कहते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता तो कहता जाओ अपना मुंह मत दिखाना, कहता है ना। स्वर कहा व्यंजनवा तो हमको मुंह मत दिखाना, मुंह नहीं दिखाएगा, हम अपने से उच्चारित होंगे। व्यंजन बोला अरे अब बड़का भैया आप झूठे नहीं गुस्साते हैं, आपका तो हम अभिन्न हिस्सा है। क्या बोलते हैं? हम आपका क्या है? अभिन्न हिस्सा है। ऐसा हो नहीं सकता भाई जी, हम क्या करेंगे, हम तो आप ही की सहायता से उच्चारित होंगे। बोला तुमको बोल रहे हैं ना नहीं उच्चारित होगा। बोला अब कतनों कहिएगा तो मान भी नहीं करेंगे। तो उस दिन से स्वर का परिभाषा ऐसे बना, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। समझे ना? समझे ना? इतना कोई पढ़ा सकता है इतना लड़ाई झगड़ा करवा के? देख रहे हैं? तो लिखिए वे वर्ण, स्वर में क्या लिखेगा? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब कहिएगा सर ये कैसे होगा? देखिए ओ, ठीक है, आ हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद री, इसका एक बार मूंछ को मोड़िएगा, उसका बाद री, इसका उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद कौन सा? ली, ए, आई, ओ, औ। 13 को हो गया, 13 को ही हो गया। ये थोड़ा गुस्साहट टाइप का था। इसके हिस्सा में कितना आया? 13 को। कितना को? 13 को। बोला कि तुम्हारा सहायता ही नहीं लेना है। बोला कि अरे देखिए ना बहुत संपत्ति है, दोनों भाई बराबर बांट लेंगे। बोला मान ही ना सकते हैं, तुम्हारा सहायता नहीं लेंगे। तो बोला किससे? बोला हमको 13 है तो ठीक है। और ये बोला कतनों कुछ होता है, भाई भाई होता है। ये थोड़ा समझदार टाइप का आदमी था। भाई भाई होता है, इसलिए इससे क्या करना है? लड़ाई नहीं करना है। तो इसकी ये क्या लिखा अपना परिभाषा? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं
व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसकी संख्या 33। कितनी है? 33। इसकी संख्या कितनी है? 33। इसकी संख्या कितनी है? 33। अब देखिए क्या हुआ कि ये नियम है धरती का कि इससे पहले मेरे घर का खेत या मेरी संपत्ति को मेरे पिताजी देख रहे थे, ठीक है। उससे पहले उनके पिताजी देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस है ना, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, पहले ये दोनों भाई देख रहा था, उसके बाद एक इसको हुआ 3 गो बेटा। कै गो? स्वर को कै गो बेटा? 3 गो। हुआ नहीं था, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं। स्वर के कितने भेद? 3। तो ये पहला हुआ हरस्व। इसका नाम क्या था? हरस्व स्वर। हरस्व स्वर। दूसरा कौन हुआ? दीर्घ स्वर। बहुत सुंदर, दीर्घ स्वर। दूसरा क्या हुआ? दीर्घ स्वर। तीसरा हुआ प्लूट। अब देखिए सबका लक्षण बताते हैं। प्लूट स्वर। तीसरा क्या हो गया बाबू? प्लूट स्वर। हरस्व स्वर को कितना बेटा? कितना भेद? 3 गो। पहला कौन सा? हरस्व। दूसरा क्या? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या होता? प्लूट स्वर। अच्छा, एक घर में ऐसा फील किए, जिसके घर में सुनवा होगा उसके घर में मुनवा भी होगा, हाँ? जिसके घर में सुमित होगा उसके घर में अमित होवे करेगा, जिसके घर में गौरव उसके घर में सौरभ होवे करेगा। लेकिन लक्षण थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, सबका रहता है ना। तो इसमें क्या होता था, और ये भी क्या होगा, अपना कई भाग में बट गया। इसका भी बेटा सब था। पहला वाला को क्या कहा? पहला को कहा स्पर्श। क्या क्या कहा? स्पर्श कहा। दूसरा को बोला अंतःस्थ। क्या बोला? अंतःस्थ। इसको बोला ऊष्म वर्ण। क्या बोला? ऊष्म वर्ण। अब आइए अयोगवाह के बारे में भी बात करेंगे। अनुस्वार और विसर्ग। इसमें आप कहिएगा कि मास्टर ना थोड़ा सा लगता है हमको घूम के आया है कहीं से, कि ये अनुस्वार विसर्ग कहीं लगे भी नहीं किया। आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ दे दिया, री सब दे दिया, ये सब ओ तक दिया, अनुस्वार विसर्ग नहीं दिया। लेकिन वास्तव ऐसा नहीं, हम ठीक है जगह पे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अनुस्वार और विसर्ग है वो कहाँ से कहाँ रहता है? तो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अयोगवाह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अयोगवाह। तो अयोगवाह आपका कितना हो गया? अयोगवाह कितना हो गया? 2। अयोगवाह। अनुस्वार, ये क्या हो गया? अनुस्वार। अनुस्वार मतलब बिंदी टाइप का जो होता है, इतना का अनुस्वार। और एक होता है विसर्ग। एक क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग ऐसे होता है, ठीक है। 2 हो गया। एक होता है उपधामनीय। उपधामनीय का नाम कौन सा सुने हैं? नहीं सुने। उपधामनीय अब भाई हरस्व दीर्घ और क्या हुआ? प्लूट। नहीं, कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे बहुत शान से बोल रहे हैं, बाहर हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है। ये हरस्व क्या है, इसके बोलने में मात्र 1 मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में कितना का लगता है? 1 बार 1 मात्रा में। जैसे अ बोल दे, कितना समय लगा? 1 मात्रा, ठीक है। हर्षई हर्षई 1 मात्रा। हर्षऊ री लेडी, कितना समय लगा? 1 मात्रा। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, यानी ये शांत हुआ, अस्थिर से बोलता है। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें कितना का लगता है? 2 मात्रा का। दीर्घ में कितना? 2 मात्रा का। जैसे आ, तो इसमें 2 बार आ जोर आ। दीर्घई दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ, ये सब। और प्लूट, इसमें क्या होगा, इसका प्रयोग, इसका कोई मतलब पृथक चिन्ह या संकेत नहीं होता। इसका क्या होता है? पृथक चिन्ह या संकेत नहीं होता। जोर से बोलने या चिल्लाने में क्या होता है?
इसका प्रयोग होता है। जैसे कभी कुछ हो जाए, घटना हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, हे भगवान कहाँ हैं, कहते हैं ना, नहीं कहते हैं हे भगवान कहाँ हैं, या हे भगवान यहाँ आइए, कहते हैं ना। अच्छा, वो तो हुआ सामान्य बात है। तो जोर से चिल्लाने में किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे प्लूट का, यानी उल्टा तीन की तरह लिख देते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं। प्लूट का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा कहते हैं ना, हे भगवान इधर आई। या तो घर उड़ में सुनिएगा, ऐसा कहते हैं, अजी सुनते हो, कहता है ना, न कहता है। तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग हो रहा है, प्लूट का हो रहा है। जोर से बोलने या चिल्लाने में किसका, या तो गांव घर में अपने लोग तो मैथिली भाषी हैं, अरे कहता है चिघोरा, कहता है ना। तो ये सब में कहाँ क्या किसका प्रयोग होगा, प्लूट का। तो जिस वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब कहिएगा सर ये है कौन कौन, तो ये 5 को, इनकी संख्या कितनी है, 5। कौन सा, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और लेरी, बराबर 5। साल भर में इतना परिवर्तन हो गया। समझ में आ रही इन बात, कोई ऐसे महानुभाव जिनको नहीं आ रही समझ में, नहीं तो हमको फील होने लगेगा कि हम बहुत बड़का मास्टर हो गए हैं। तो उन लोग को सबको समझ में आ रहा है, क्या कि 100% समझदार बच्चा किसी कोचिंग में हो ही नहीं सकता है। वैसे यहाँ समझदार होने का कारण भी है, वो एक जो पुलिसिया बेत रहता भी है ना, ठीक है। चलिए, वे स्वर, अच्छा ये लिख लेते हैं आप लोग, अच्छा हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा क्या, हिंदी का कर्सिव राइटिंग है, थोड़ा कम समझ में आएगा आप लोगों को। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, ठीक है ना, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है ना, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है ना, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। लिख लिए, नीचे से तीर मारिए, लिखिए, लिख लिए, नीचे से तीर दीजिएगा ऐसे। और तीर मारने के लिए कहे तो ऐसा नहीं कि तीर घर से लेके आ जाना है कल से, मतलब तीर का चिन्ह देना है, ठीक है ना, तीर का चिन्ह दिया ना, दे दिए। लिखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या 5, ह्रस्व स्वर की संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 5 कितनी है, कोष्ठ में ये लिख लीजिएगा पांचों, अ, हर्षई, हर्षऊ, री और ली। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 5, अ, हर्षई, हर्षऊ, री और ली, बराबर कितना लिखे, 5, लिखे ना। उसका कोष्ठ में लिख दीजिए पांचों का नाम, अ, हर्षई, हर्षऊ, री और ली, ठीक है, हो गया। अब आई, देखिए इसे एक मात्रिक शब्द भी कहते हैं। अगला नीचे से तीर दीजिएगा, फिर इसे एक मात्रिक शब्द भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं, शब्द नहीं, इन्हें एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं, एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक वर्ण कहते हैं। एक मात्रिक समझे, कौन कौन एक मात्रिक नहीं समझे, अब बताएं। इसमें कितना मात्रा लग रहा है, एक, जब एक मात्रा लग रहा है तो ये कैसा वर्ण होगा, एक मात्रा। तो ह्रस्व स्वर के बारे में समझ लीजिए सब कुछ, ठीक है। अब चलिए दीर्घ स्वर में लिखिए, वे स्वर
जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। देखिए आ, कहिएगा सर आ में कैसे दो स्वर हो सकता है? अच्छा आ को देखिए अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आ बराबर अ जोड़ आ, अ जोड़ अ, लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ जोड़ आ। दो मात्रा का समय लग रहा है बाबू? नहीं लग रहा है? तो जिसमें दो मात्रा का शब्द लगेगा वो क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा? आ। उसके बाद आइए दीर्घ ई। दीर्घ ई, दीर्घ ई के साथ भी वही घटना है, दीर्घ ऊ री। इसका पूंछ को दो बार मोड़ दीजिएगा, री, ए ऐ ओ औ। हो गया 8 गो? 8 हुआ ना? देखिए 8 5 कितना हो गया? स्वर खत्म। अब कहिएगा फ्लूट को क्या मिला सर? कहिएगा ना, ये दोनों बेचारा तो मौजे में रह गया, दोनों भाई संपत्ति हड़प लिया फ्लूट से। और एक बात और जानकारी आप लोगों को दे दें कि ये क्लास सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही चलेगी। सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलेगी। क्योंकि इस कोचिंग को लगा करके 9 कोचिंग टोटल हो जाता है, और है क्या सबको 3-3 दिन ही सप्ताह में समय देना पड़ रहा है। उसके अलावा आपका जो BNMU है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, सुने ना? भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी का 4-5 कॉलेज का कॉपी आता है CIA वाला, जैसे कि KD कॉलेज राघोपुर हो गया, LNMS हो गया, उसके बाद LN हो गया। इन सब का कॉपी आता है जांच के लिए भी। तो सभी घटनाओं को रहने के लिए आप लोग को तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाद जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत से आगे पढ़िएगा। बहुत अकाल है इस सब्जेक्ट का, मास्टर मिल भी नहीं करता है। कुछ दिन के बाद तो बाघ सब की तरह संस्कृत का मास्टर को संरक्षित करके अभ्यारण्य बनाना पड़ेगा, कि अगर ये विलुप्त हो गया तो धरती विलुप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। अब आइए पुलुट। पुलुट, अच्छा इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, इसे द्विमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। लेकिन वो इसे द्विमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। इसे द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। देख ली, इनकी संख्या 8 है। एक और तीर मारी, इनकी संख्या 8, इनकी संख्या 8। देखिए हम शुरू करना चाहते तो माहेश्वर सूत्र से करते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक पता है, पिछले 6.5 साल का अनुभव हम बता रहे हैं, माहेश्वर सूत्र का प्रयोग नहीं आ रहा है अपने यहाँ। ठीक है, और अब समय भी बहुत कम है, इसलिए उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। क्या मान लीजिए संस्कृत को हम लोग समझते हैं 3 महीना का सब्जेक्ट, बहुत आदमी ऐसा ही सोचते हैं 3 महीना का सब्जेक्ट तो है नहीं, कतई नहीं। संस्कृत जितना भी सब्जेक्ट आया सब का रीड वहीं से, मूल सूत्र वहीं से, तो 3 महीना में तो नहीं पढ़ सकते। हाँ 3 महीना में वही हो गया कि पंडित जी सब जब सरस्वती पूजा में देखते हैं ना कि उसके यहाँ भी पूजा कराना, उसके यहाँ भी पूजा कराना है, तो चलिए सबको करा दीजिए, फूल लीजिए, जल लीजिए, हमको घर तरफ जाने दीजिए, नहीं है यही है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से 100% प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम 100 में 100 नंबर जरूर आए संस्कृत में। ठीक है ना? आई देखिए, वे स्वर फ्लूट स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है,
3 मात्रा का समय लगता है, उसे त्रिमात्रिक शब्द का उसे त्रिमात्रिक वर्ण उसे त्रिमात्रिक वर्ण या प्लूट वर्ण का त्रिमात्रिक या प्लूट वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण ये तो लिखा चुका है ना, इसके उच्चारण में लिखिए। इसका कोई पृथक चिन्ह या संकेत नहीं होता। तीर देखिए, इसका कोई पृथक चिन्ह या संकेत नहीं होता है। इसका कोई पृथक चिन्ह या संकेत नहीं होता है, लेकिन ना, इसका कोई पृथक चिन्ह या संकेत नहीं होता है। जिसके सामने प्लूट दर्शाना होता है, जिसके सामने प्लूट दर्शाना होता है, जिसके सामने प्लूट दर्शाना होता है, वहाँ उल्टा 3, ये देखिए ऐसे का चिन्ह लगा दिया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है, का चिन्ह लगा दिया जाता है, का चिन्ह लगा दिया जाता है, का चिन्ह क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। एक और तीर लिखिएगा, नीचे से तीर दीजिएगा, लिखिएगा। लिख लिए, लिखिए। जोर से बोलने या चिल्लाने में प्लूट स्वर का उपयोग किया जाता है। जोर से बोलने या चिल्लाने में प्लूट स्वर का उपयोग किया जाता है। जोर से बोलने या चिल्लाने में प्लूट स्वर का उपयोग किया जाता है। स्वर का काम तो खत्म हो गया। अब आइए व्यंजन पे। देखिए, हमारे मुख के अंदर में कई ऐसे अंग हैं जो कि आपस में टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे जीभ के पास टकराव होता है, मूर्धा, नासिका, ठीक है ना। तो स्पर्श होता है ना कहीं पे, तो स्पर्श वर्ण जो है वो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वर्ण है। किसके किसके वर्ण? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक स्पर्श वर्ण में लिखिए। लिखे स्पर्श वर्ण। कवर्ग से लेकर कवर्ग से लेकर कवर्ग ऐसे लिखते हैं, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सभी 25 वर्ण, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सभी 25 वर्ण, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सभी 25 वर्ण स्पर्श वर्ण की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? स्पर्श वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अब कहिएगा सर कैसे? इसका सूत्र भी आगे बताएंगे। फिलहाल ये सामान्य इंट्रोडक्शन है इसका। कवर्ग, कवर्ग में समझिए क ख में कितना वर्ण? 5। चौवर्ग में कितना वर्ण? 5 हलंत लगा देना है सब में, क्योंकि अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अक्षर क्या बन जाएगा? वैसे मूल तो कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं, लेकिन फिर भी
कितना हो गया 25। कितना हो गया आपका ये 25। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सभी वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण के श्रेणी में। कोई पूछ दे स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी है, क्या कहिएगा? कितना? अच्छा अंतःस्थ देखिए 4। य र हलंत, ल हलंत और व हलंत, ये क्या हो गया आपका 4 गो। अच्छा उसमें वर्ण क्या हो गया 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। सब में हलंत भी लगाना है। क्या करना है? हलंत नहीं लगाइएगा तो ये क्या होगा। उसके बाद बोले थे अयोग्य। क्या बोले थे? अयोग्य। एक होता है अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। एक होता है उपधामनीय, एक होता है जीवा मूल्य। देखिए 50 पुर गया। टोटल गिन लीजिए आप अपने बोर्ड पे, 50 हो गया होगा ना। 50 से एक कम ना एक ज्यादा। यहां से गिनना शुरू करिएगा। देखिए उतना जोड़िएगा तो आपको क्या होगा, समय लगेगा। 13, ठीक है, 25, 38, 38 4, 42 4, 46 2, 48 2। उपधामनीय और जीवा मूल्य ये क्या होता है? ये इस तरह का चिन्ह होता है। कोहलंत, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है इसलिए कोहलंत इस तरह का होगा आपको। एक तो होगा पोहलंत और पोहलंत, ये इस तरह का होता है। ये जब वेद उद का सूक्त सब पढ़िएगा तो सामान्यतः अपने यहाँ तो बड़ा विचित्र स्थिति है कि ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाया जाना चाहिए। पार्ट 3 तक में हम नहीं देखे कि किसी के सिलेबस में ऐसा मिला हो। हाँ पीजी में फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पीजी समझते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, एमए। ठीक है ना, 50 फुट गया हो गया। और किसी को कोई दिक्कत? कोई इधर से आप लोग, कोई किसी को बच्चे पीछे से किसी को कुछ दिक्कत नहीं? कोई तकलीफ नहीं? तो आगे हम तकलीफ उठाएं, आगे बढ़े। देखिए वर्णमाला, वर्णमाला देखिए आप लोग बुक लाया करिए कम से कम। हमको जरूरत नहीं है लेकिन आपको क्या है, आवश्यकता है ना। वो बोला नहीं क्या है वो, हिरणमयन पात्र सत्यस्य अपेत मुखम तत्वंग पूषण अपाविणु सत्य धर्म दृष्टि, वही बोला है ना। ओ हम खुद अपने आप में चलता फिरता किताब है, ठीक है ना। आप लोग लेकिन जरूरत है आप लोगों को व्याकरण, अभी व्याकरण ही चलने दीजिए, ठीक है ना। वैसे कल से छठ पूजा भी है क्या,
अपना लोग का तो लोग आस्था जुड़ा हुआ है क्या। अब सोचिए कि ये विदेशों में भी मनाया जाने लगा है धीरे धीरे, बिहारी सब जगह है ना। हम लोग गर्व से कहते हैं हम लोग नहीं रहेंगे तो किसी भी राज्य का उद्योग नहीं चल पाएगा क्या। क्योंकि देखिए कोई पूंजी लेके आ जाएगा, मजदूरी करने कौन जाएगा, नहीं पूंजी करोड़ों लग जाएगा, फैक्ट्री कोई स्थापित कर लेगा, मजदूरी करने तो हम ही लोग को जाना है, जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा गिरिमिटिया मजदूर वर्ग पड़े थे ना, उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा अपने यहाँ से अपने और कुछ पूर्वांचल का क्षेत्र से यूपी से मजदूर जाता है, सप्लाई होकर जाता है ना। इसलिए अपने लोग के लिए गर्व का बात है, अपने लोग पूरा देश का पेट भरते हैं। मजदूरी ये नहीं करेंगे तो जाके उसका उद्योग ही नहीं चलेगा, उद्योग नहीं चलेगा तो क्या होगा, बढ़िया बढ़िया उद्योगपति दिवालिया हो जाएगा। तो वर्णमाला क्या कहते हैं, देखिए वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्णमाला कहते हैं। लिखिए संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण लिख दिए ना। संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण, संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण। अब एक बात और समझ, आपको लगा होगा कि मास्टर ये दो चीज़ तो पढ़ा दिए, उपधामनीय और जीवामूल्य, इसके बारे में हम लोग कभी जानबे नहीं करते थे। जो 3-4 चीज़ के भी बारे में जानते हैं ये मास्टर अपना दिमाग लगा के क्या किया, इसको उड़ा दिया। तालब स क्या कहते हैं, अक्ष त्र ज्ञ और स्र। कहीं नजर आया, कहीं नजर नहीं आया होगा। ये चारों नजर आया आप लोगों को। इसको कहते हैं अक्ष, इसको कहते हैं त्र, इसको कहते हैं ज्ञ, सॉरी सब कुछ में जी झूठे, हम त्र लिख रहे थे पीछे तो हाँ त्र, ज्ञ और उसके बाद स्र। इसके बारे में किसी को बताए नहीं बताए। इसके पीछे का मान लीजिए, हमारा संस्कृत व्याकरण ना तो उसको स्वर मानता है और ना व्यंजन मानता है। इसको क्या मानता है, संयुक्त व्यंजन मानता है। पूछेगा इसमें दे देगा, एक बार पूछ भी दिया है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। क्या है बच्चे, संयुक्त व्यंजन। क्योंकि देखिए अभी जस्ट आप लोगों को बताया, इसके पीछे का कारण समझिए। स्वर क्या होता है, किसी की बिना किसी के सहायता से उच्चारित होता है। व्यंजन क्या होता है, बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए व्यंजन में हम क लिखे, क्या लिखें, क लिखे, तो क को तोड़ने के लिए आप क्या कहिएगा, क हलन तो जोड़ अ करिएगा ना बच्चे, बिना स्वर के सहायता से उच्चारित हो रहा है। अब कहिएगा सर हम तालब स लिखेंगे, तालब स लिखेंगे, तो तालब स को लिखने के लिए क्या कर रहा है, तालब स हलन तो जोड़ अ लिखना पड़ेगा ना। बिना स्वर की सहायता से हो रहा उच्चारण, नहीं हो रहा। अब देखिए अक्षर के साथ दिक्कत क्या है कि ये उच्चारित तो होता है लेकिन लगातार 2 व्यंजन ही आ जाता है। जैसे कि अक्षर, अक्षर क हलंत जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ। देखिए 2 लगातार व्यंजन आया, 2 लगातार व्यंजन आ गया ना, समझ बात। इसलिए इन चारों को क्या करा, त्र के साथ भी यही घटना है। त्र के साथ भी क्या है, तो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। देखिए लास्ट में सब में आ रहा है स्वर, लेकिन बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, 2 लगातार व्यंजन आ रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गया आपको क्या कहते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये सब किस में आता है, संयुक्त व्यंजन में। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।